हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो? बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई? अपन राजस्थान की चित्रशैली पढ़ रहे हैं। अब तक अपन ने चित्रकला में ज़्यादा बात नहीं की है, इतना ही बताया कि चित्रकला को, राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ चित्रशैली की अपन बात कर रहे हैं। मेवाड़ चित्रशैली की कुछ विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे पहला चित्र कौन सा है, या चित्रित ग्रंथ कह दो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरनी तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित किया गया था। इस शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो जगत सिंह के समय हुआ था। उन्होंने एक उदयपुर में विद्यालय की स्थापना की थी। किनके समय मुगलों का प्रभाव पड़ा था, वो सारी अपन ने मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं में देखा था। और इसकी जो एक उपशैली है या मेवाड़ शैली कह सकते हो, उदयपुर की अपन ने बात की थी। प्रमुख चित्रकारों की बात की थी। इसके जो चित्रे विषय हैं उनकी अपन ने बात की थी। इस शैली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मैं कहूँ तो लाल व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कदम वृक्षों की क्या है, इसमें प्रधानता है। ठिगना कद है, चेहरे की जकड़न है, मछली के समान क्या है, आंखें हैं। ये सारी बात अपन ने किस में की थी? उदयपुर शैली में की थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है और चीज़ें भी थोड़ी क्या है, याद करने वाली ज़्यादा है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी कहा था कि जो ये चैप्टर है छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आए हार्ड पड़े तो छोड़ देते हैं। अपन को क्या करना नहीं है, छोड़ना नहीं है, चीज़ें याद करनी है। आज याद करने में थोड़ा जोर आएगा, लेकिन हो सकता है कल जब एग्ज़ाम हो तो चीज़ें आसान हो, अपना याद किया हुआ एग्ज़ाम में आ जाए तो फालतू में मिलेगा अपन को नंबर है नहीं, मेहनत का नंबर मिलेगा, फालतू का नंबर नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मेहनत की हुई काम आती है। तो आज अपन आगे मेवाड़ शैली में ही पढ़ेंगे कौन सी, नाथद्वारा शैली। जब मेवाड़ शैली का मैंने लिखवाया था कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, तो उदयपुर बताई थी, नाथद्वारा बताया था, देवगढ़ बताया था, चावंड बताया था, सलुम्बर बताए थे। वो सारी बातें अपन ने बात कर ली थी। तो आज अपन सेकंड लेते हैं उदयपुर के बाद में नाथद्वारा। तो तैयार हो, करे शुरू। तो लिखो सेकंड, हेडिंग डाल लो आप अपने, क्या डालनी है, नाथद्वारा। नाथद्वारा शैली की बात अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है अपना डीजे एजुकेशन, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो लिखो। समझ तो आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो बता देना, आराम से और कर लेंगे अपन, नया तरीका देख लेंगे, ठीक है। तो मैं तो पहली डाल देता हूं, मेरे हिसाब से तो पहली है और आपके हिसाब से दूसरी है। तो लिख लेना क्या, नाथद्वारा। नाथद्वारा, नाथद्वारा शैली। अब देखो नाथद्वारा कहाँ पर है, क्यों प्रसिद्ध है, ये अपन ने कई बार पढ़ दिया। लेकिन अब यहाँ चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं तो चित्रकला के हिसाब से नाथद्वारा को देखेंगे। जब अपन ने संत संप्रदाय पढ़े थे, लोक नाट्य पढ़े थे, उसमें कई बार ये नाम आया था, क्या, नाथद्वारा। आज अपन चित्रकला पढ़ रहे हैं तो फिर से क्या नाम आ रहा है, नाथद्वारा शैली। तो सबसे पहली बात दिमाग में आना चाहिए, ये शैली है, ठीक है, मेवाड़ की उपशैली है। इसका विकास किसके समय हुआ? तो एक राजा है, तो लिखो विकास। कौन सी शैली, नाथद्वारा शैली। विकास किसके समय हुआ, राज सिंह के समय। किसके समय, राज सिंह कहा जाता है। राज सिंह के समय जो नाथद्वारा शैली है उसका असल रूप, वास्तविक रूप निकल के आया था। कौन सी शैली, नाथद्वारा शैली। राजा कौन, राज सिंह शैली। जो नाथद्वारा शैली है, ठीक है, इसे वल्लभ शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली, वल्लभ शैली भी कहा जाता है। अब वल्लभ शैली क्यों कहा जाता है, बताओ मेरे को, दिखे, शैली भी कहा जाता है। अपन ने एक संप्रदाय पढ़ा था, कौन सा, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। मैंने जब वल्लभ संप्रदाय पढ़ाया था, आपको याद होगा, संतवंश संप्रदाय जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने लिखाया था प्रमुख पीठ कहाँ पर है, कौन से देवता की उसमें पूजा की जाती है, ठीक है, क्या क्या रीति रिवाज हैं, वो सारी अपन ने बात की थी संतवंश संप्रदाय में। तो जो नाथद्वारा शैली है, इसे वल्लभ शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शैली में जो सर्वाधिक चित्र हैं वो वल्लभ संप्रदाय के बनाए गए हैं, ठीक है। अब वल्लभ संप्रदाय आ रहा है तो सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण का नाम आना ही आना है। तो इस शैली में जो अधिकतर चित्र हैं वो भगवान कृष्ण के भी हैं। अब कृष्ण आ रहे हैं और गाय साथ में नहीं आए तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इस शैली में गायों के भी सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। देखो एक शब्द पकड़ लो, क्या, वल्लभ शैली। रटने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम इजी हो जाएगा। अगर वल्लभ संप्रदाय के बारे में पता है, अगर पहले वाला चैप्टर याद करके आए हो, अगर सीधा सा बात आपको दे दे क्या शब्द, कौन सा, वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ शैली, तो दिमाग में पूरा का पूरा वल्लभ संप्रदाय छपा होना चाहिए। कहाँ पर है,
क्यों प्रसिद्ध है, किसकी पूजा की जाती है, ये सारी अगर वो चीजें याद हो जाएंगी तो नाथद्वारा जो शैली है इसकी सारी की सारी विशेषताएं आप लोगों को याद हो जाएंगी। अब विशेषता क्या है, मैंने कहा इसे वल्लभ शैली कहा जाता है, तो पहली विशेषता यही होगी इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। अब वल्लभ संप्रदाय की बात आ गई तो भगवान कृष्ण की बात आ गई, तो इस शैली में कृष्ण भगवान के चित्र बनाए गए। अब कृष्ण भगवान की बात आ गई तो गायों के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और कृष्ण भगवान की बात आ रही है तो इस शैली की प्रमुख विशेषता पिछवाई है। क्या है, पिछवाई। अब पिछवाई क्या होती है, ये सारी बात अपन ने कर रखी है, ठीक है। पिछवाई कैसी होती है, कपड़े पर बनाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, ये अपन ने जब पढ़े थे चैप्टर वो सारी बात बताई थी। अब आधों के तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये पिछवाई कहाँ से आ गई, वल्लभ संप्रदाय कहाँ से आ गया। तो मुन्नो पिछला पन्ना पलटो, याद करो, फिर बाद में सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जासी, याद आ जासी। तो ठीक है, फिर भी अपन यहाँ बात करेंगे किसकी, नाथद्वारा शैली की। रटने की कतई जरूरत नहीं है, एक बार चीजें याद कर रखी है वो की वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर को लिखनी है। तो पहली बात क्या, विकास राज सिंह के समय हुआ। दूसरी बात, इसे वल्लभ शैली भी कहा जाता है। तीसरी बात लिखो, एक इंपॉर्टेंट बात और है, फिर बाद में अपन आगे देखेंगे इस शैली के बारे में। क्या है, लिखो, यह है उदयपुर शैली और ब्रज शैली। ब्रज शैली का समन्वित रूप है। समन्वित मतलब मिला जुला, ठीक है। कौन सी शैली, उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो प्रश्न बढ़ना चाहिए भाई साहब, कैसे है भाई साहब मिला जुला रूप, नाथद्वारा शैली कैसे है। अब देखो उदयपुर शैली ये मेवाड़ के में ठिकाने में आती है, कौन सी, नाथद्वारा। अब जिस गांव में रहते हैं अगर उसका ही प्रभाव नहीं आएगा तो फिर वास रहने का मतलब ही क्या है। तो मेवाड़ ठिकाने में है, कौन सा, नाथद्वारा, तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो उदयपुर शैली का तो प्रभाव पड़ा। अब दिमाग में आना चाहिए ब्रज शैली का प्रभाव क्यों पड़ा। चलो उदयपुर तो मान लिया ठिकाने में आता है, किसके, नाथद्वारा उदयपुर के ठिकाने में आता है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ा। ब्रज शैली का प्रभाव क्यों पड़ा, तो ऊपर देखो, इस शैली को वल्लभ शैली भी कहा जाता है। मतलब इस शैली में सर्वाधिक प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का पड़ा। अब वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की बात होती है, और भगवान कृष्ण की जो सर्वाधिक बात होती है वो कौन सी शैली में होती है, ब्रज शैली में होती है। इसलिए इन दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है, ठीक है। बात क्लियर होगी, दिमाग में प्रश्न आना चाहिए था, उदयपुर शैली और ब्रज शैली का क्या है, समन्वित रूप है। तो क्यों है भाई, इसलिए है, ठीक है। दूसरा, इसे वल्लभ शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस शैली पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो वल्लभ संप्रदाय का है, अभी आगे चल के लिखेंगे अपन। और इस शैली का विकास किसके समय हुआ, राज सिंह के समय हुआ, ठीक है। इतनी सी बात है, पहले लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। जहां पे भी समझ में नहीं आई बता देना, वापस बता देंगे आप लोगों को, ठीक। चलें आगे, लिख लिया तो चलो भाई साहब आगे लिखो। चित्रकार लिखो पहले इस शैली के, मुख्य चित्रकार, नाथद्वारा शैली के चित्रकार। तो चित्रकार ज्यादा है नहीं, 4-5 है, लिखो। एक तो है तुलसीराम, तुलसीराम, ठीक है, राम राम वाले ही हैं। एक है घासीराम, ठीक है। एक है रामलिंग। 3 तो राम राम वाले ही हो गए, तुलसीराम, घासीराम, रामलिंग। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, तुलसीराम, घासीराम, रामलिंग। बोलो दोबारा, बोलो, तुलसीराम, घासीराम, रामलिंग, या उल्टा बोलो, रामलिंग, घासीराम, तुलसीराम, ठीक है। आगे लिखो, आगे वाला कौन सा है, एक लिखो बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। और एक है नारायण, नारायण। एक काम करना, याद नहीं हो तो एक माला लेना, माला के साथ एक एक मणिया को जपता जाना, तुलसीराम, घासीराम, रामलिंग, बाबा रामचंद्र और नारायण, ठीक है। एक तरीका तो ये है, साथ के साथ भगवान का नाम भी हो जाएगा, ये सारे भगवान के नाम ही है, तुलसीराम, घासीराम, रामलिंग, नारायण, ठीक है, बाबा रामचंद्र। एक तो ये पुण्य का काम हो जाएगा। या फिर ये काम करना, एक जैसे कल बताया था मैंने, एक पन्ना लेना, उस पर जितने भी शैली, जैसे उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन ढूंढाड़, मारवाड़,
उनके प्रमुख चित्रकार लिख के अपने आगे चिपका लेना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे ही याद होंगे। जैसे मान लो आज आपने याद कर लिया, ठीक है, तुलसीराम, घासीराम, रामलिंग, बाबा रामचंद्र और नारायण, ढंग से याद हो गया, मन में कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाई कुछ सारे चित्रकार मैंने आप लोगों को बता दिया या आपने मेरे को बता दिया। अब होता क्या है कि रात में अपन मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल चलाने के बाद अपन सोएंगे, सुबह उठ के अपन इनको नहीं देखेंगे कि अपने दिमाग में एक बात बैठी हुई है क्या कि मेरे को तो याद है। अब ये कब देखेंगे अपन, जब कभी जमाने में अब रिवाइज करेंगे, ठीक है, और जब तक मामला क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, फिर देखेंगे अरे यार तुलसीराम भी है, घासीराम भी है, रामलिंग भी है, बाबा रामचंद्र भी है, नारायण भी है, आगे कमला और इलायची भी है, अरे याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं याद आ रहा, क्योंकि रिवीजन नहीं किया। जितना हो सके रिवीजन करो, आंखों के सामने रखो, जितने भी याद करने वाली चीजें हैं पन्ने बना लो, पन्ने बना के चिपका दो, फर्रे होते हैं ना, फर्रे सब के सब दीवार पर जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सुबह शाम उठो, याद करो, अपना एक ही काम है, सुबह उठो चाहे शाम को सो, पढ़ना है अपन को, नौकरी लगनी है, तो फिर दूसरा काम क्यों करें, ठीक है। क्या करना है, याद करनी है, याद करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे दो चित्रकार और हैं, लिखो, महिला चित्रकार। इसकी खास बात यही है कि इस जो चित्र शैली है इसमें महिला चित्रकार भी है, ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और महिला चित्रकार कितनी है, दो, एक है कमला और एक है इलायची। अब नाम भी अति सुंदर सुंदर है, कमला और इलायची, अच्छे से नाम है, एक कमला है एक इलायची है, वैसे याद हो गया। कमला इलायची किससे संबंधित है, नाथद्वारा से, ठीक है। महिला चित्रकार कितने, दो, कमला और इलायची, ठीक है। इलायची या कमला देवी मत लिख लेना, ठीक है। जैसे वर्तमान में घरों में कईयों के नाम होते हैं ना, कमला देवी, ठीक है, बिमला देवी, नारायणी देवी। तो एक बार मैं लिखवा रहा था तो किसी ने लिख लिया था कमला देवी, तो उससे पूछा भाई क्यों लिख लिया, मैंने तो लिखवाया ही नहीं। तो उसने कहा सर मेरे घर पे इसका नाम है इसलिए लिख लिया। तो नहीं, देवी मत लगाना, क्या, कमला और इलायची, ठीक है, याद होना चाहिए। देवी लगाओ तो भी ठीक है कि जैसे मेरे घर में मेरा इसका नाम है तो कमला देवी, हाँ ठीक है भाई साहब वो चित्रकार है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो ये प्रमुख क्या है, चित्रकार हैं। कौन सी शैली, नाथद्वारा शैली। एक बार पीछे वापस देखो, नाथद्वारा शैली पढ़ रहे हैं, और नाथद्वारा शैली में क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख चित्रकार। कितने चित्रकार हैं, गिनो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 चित्रकार हैं, जिनमें से 5 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। याद हो जाएगा, आगे चलें, लिख लो, एक बार लिख लो, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया, चले आगे। तो चलो अब इस शैली की विशेषताओं की बात अपन करते हैं। तो हेडिंग लगा सकते हो, विशेषताएं, ज्यादा नहीं है, वही 4-5 है विशेषताएं। तो पहली विशेषता बताओ, अपन ने जब उदयपुर शैली पढ़ी थी तो उसमें पहली विशेषता थी कि उसमें लाल और पीले रंगों का सर्वाधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस शैली में पीला रंग तो है लेकिन लाल की जगह क्या है, हरा है। तो लिखो हरा, हरा प्लस पीला, रंग का सर्वाधिक प्रयोग, रंग का सर्वाधिक प्रयोग। याद हो जाएगा, वहां पर तो क्या था, लाल पीला, यहां पर क्या है, हरा पीला, वहां पर एलपी, यहां पर एचपी। प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं, दिमाग में प्रश्न पूछेगा कि नाथद्वारा शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, अपन को रहता है लाल पीला, अपन टिक कर आते हैं, और आके देखते हैं वहां लिखा होता है क्या, हरा और पीला। तो चीज थोड़े सा एलपी रेचमी में भी याद कर लिया करो कभी। उदयपुर शैली में एलपी है, एल मतलब लाल, पी मतलब पीला, यहाँ एच पी कर लो, एच मतलब हरा कर लो और पी मतलब पीला कर लो, एक सी बात है, याद करना है अपन को, ठीक है। अब दूसरी विशेषता देखो, कौन से संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की। देखो इस शैली पर, इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, आज भी कायम है, ठीक है। आज भी जब नाथद्वारा शैली में चित्र बनाए जाते हैं तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। अब वल्लभ संप्रदाय क्या है, सारी बात अपन ने कर ली है। अगर याद नहीं है तो एक बार पन्ने पलटना, फिर वापस से याद करना, फिर वापस यहाँ पे आना, ठीक। अब तीसरी विशेषता लिखो, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो कृष्ण बाल लीलाओं के चित्र बनने ही है। तो लिखो कृष्ण बाल
लीलाओं के चित्र या कृष्ण बाल लीला के चित्र इसमें बने हुए हैं। ठीक है भाई साहब, तीसरी विशेषता होगी। अब कृष्ण के चित्र बने हुए हैं तो एक बात और लिख लो, क्या इस शैली की प्रमुख विशेषता पिछवाइयां है। ठीक है, लिखो इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? पिछवाइयां है। अब पिछवाइयां क्या है याद होना चाहिए, अपन ने कई बार पढ़ लिया। पिछवाइयां क्या है नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। भगवान कृष्ण है, उनकी जो बाल लीलाएं हैं उनका कपड़े पर चित्रण करना ही क्या है? पिछवाइयां कहलाता है। कई बार बता दिया अपन ने, एक बार वापस बता रहा हूं, याद कर लो पिछवाइयां क्या है और इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? पिछवाइयां है, याद रह जाएगी। अब आगे बात करूं, कृष्ण भगवान हो गए, पिछवाई हो गई। पांचवा लिखो गायों के चित्र। क्या? गायों के चित्र। इस शैली में गायों के भी बहुत सारे क्या बनाए गए हैं? चित्र बनाए गए। ये 5 विशेषताएं हैं, याद रखनी है। पहली क्या? हरा पीला रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी क्या है? कृष्ण बाल लीला के चित्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चौथी क्या है? इस शैली की प्रमुख विशेषता पिछवाइयां है। और पांचवी क्या है? गायों के चित्र बने हुए हैं। अब देखो प्रश्न ये जो दूसरा है ना, वल्लभ संप्रदाय, प्रश्न इसको घुमा के कई बार पूछ लिया। जैसे एक बार पूछा था कि निम्न में से कौन सी शैली में वल्लभ संप्रदाय के संतों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। अब यहाँ विशेषताओं में तो संत तो कहीं लिखे हुए है ही नहीं, लिखा है क्या मैंने? संत कहीं नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को पड़ता है। अब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो सीधी सी बात है, इन जो वल्लभ संप्रदाय के साधु संत होंगे, ठीक है, जो महान विद्वान होंगे, उनका भी क्या किया गया होगा? चित्र बनाए गए होंगे। ठीक है, उनकी प्रमुख बातें चित्रों के माध्यम से बताई गई होंगी। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना, चाहे सीधा पूछे, जैसे सीधा सीधा पूछ ले वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कौन सी शैली पे? नाथद्वारा शैली में। घुमा के पूछे कि वल्लभ संप्रदाय के संतों का प्रभाव, या ठीक है भैया कौन सी शैली में संतों के उपदेश वगैरह, कुछ भी पूछे घुमा के, आंसर क्या करना है अपन को? नाथद्वारा शैली करनी है। बस इतनी सी बात किसके बारे में है? नाथद्वारा शैली के बारे में है। एक बार वापस देख लो शुरू से, ठीक है, समझ के पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, चीजें ढंग से याद होंगी। ठीक है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए अपन को चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाथद्वारा शैली विकास राज सिंह के समय हुआ। ठीक है, फिर मैंने कहा इस शैली को क्या कहा जाता है? वल्लभ शैली भी कहा जाता है। फिर बाद में इस शैली पर उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप देखने को मिलता है। क्यों मिलता है आप लोगों को मैंने बात बता दी। ठीक है, आगे चले। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तुलसीराम है, घासीराम है, रामलिंग है, बाबा रामचंद्र है और नारायण है। इंपॉर्टेंट बात कितनी? 2 महिला चित्रकार भी हैं। बहुत बड़ी बात है उस टाइम पर महिला चित्रकारों का होना। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कमला और इलायची। ठीक है, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा। या नाथद्वारा शैली की किन्हीं 2 महिला चित्रकारों के नाम बताइए, कमला, इलायची। RS मेंस के लायक प्रश्न बनता है ये 2 नंबर में कि नाथद्वारा शैली की किन्हीं 2 महिला चित्रकारों के नाम बताइए। तो क्या है? कमला, इलायची। 1 लिखोगे तो 1 नंबर, 2 लिखोगे तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे चले। तो आगे विशेषताएं, हरा पीला रंग, शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, कृष्ण बाल लीलाओं के चित्र, प्रमुख विशेषता पिछवाइयां और गायों के चित्र। आगे बात समझ में लिख लिया। आगे चले तो आगे लिखो देवगढ़ ठिकाना या देवगढ़ शैली। मेरी तरफ से दूसरी हो जाएगी आज की और आपकी तरफ से तीसरी हो जाएगी। पहली उदयपुर होगी, दूसरी नाथद्वारा होगी और तीसरी देवगढ़ शैली। तो लिखो देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। देखो जो देवगढ़ शैली है इसका विकास कहाँ हुआ? देवगढ़ ठिकाने में हुआ। ये ठिकाना मेवाड़ में ही है और इस ठिकाने की स्थापना एक सामंत हुआ करते थे, रावत द्वारिकादास चुंडावत, उन्होंने की थी। कौन से ठिकाने की? देवगढ़ ठिकाना। ठिकाना आप सब समझते हो, राजस्थान के वासी हो, ठिकाना मतलब गांव होता है। ठीक है, तो ये देवगढ़ एक रियासत हुआ करती थी किसी जमाने में सामंतों की। ठीक है, तो राजस्थान तो वैसे ही सामंतों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो इस ठिकाने के संस्थापक कौन है? रावत द्वारिकादास चुंडावत। जब उन्होंने स्थापना की, स्थापना करने के बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और उन्हीं के काल में एक चित्र शैली का विकास हुआ, जिसे कौन सी शैली कहा गया? देवगढ़ शैली कहा गया। बस इतनी सी बात पूछी जाती है, देवगढ़ शैली का विकास किसके समय हुआ? द्वारिकादास
चुंडावत के समय हुआ, ठीक है, या रावत द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ, ठीक। और फिर बाद में एक प्रश्न और बनता है कि इस शैली के कुछ चित्र हैं, भित्ति चित्र, आगे बात करेंगे, पहले ये लिखो। तो लिखो विकास। विकास किसके समय हुआ? द्वारिकादास चुंडावत के समय। लिखो रावत द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ, चुंडावत के समय हुआ, ठीक है भाई साहब। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि कौन से किन के समय देवगढ़ शैली का विकास हुआ, तो रावत द्वारिकादास चुंडावत के समय इस शैली का विकास हुआ। आगे बात करूं तो लिखो इस शैली के प्रमुख चित्र या प्रमुख भित्ति चित्र, दो जगह से इस शैली के प्रमुख भित्ति चित्र मिलते हैं। अब दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ये भित्ति चित्र क्या बला है भाई साहब। अपन कई बार गुस्से में आके कहते हैं कि दीना बार बीत का चिपसी, कहते हैं कि नहीं कहते अपन। तो बीत का मतलब क्या होता है? दीवार। तो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहते हैं। आप लोगों ने कई बार इस सेंटेंस का प्रयोग लिया होगा गुस्से में आके, बार दीना कनपटाव है तो दीवार पे जा तो बिड़सी, कहा होगा कि नहीं कहा होगा। तो आज इसका मतलब समझ गए। भित्ति का चित्र का मतलब क्या होता है? दीवारों पर। जैसे गांव में आप लोग कई बार गए होंगे, जो घर बने होते हैं सामने जिनका फ्रंट होता है उस पर हाथी हो गया, फूल हो गया, या शेर हो गया, हिरण हो गया, इनके चित्र बने होते हैं। और शेखावाटी तो इन चित्रों के लिए फेमस है। शेखावाटी के किसी भी घर में आप चले जाओ, ठीक है, आप लोगों को भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। हमारे घर है, पूरी सामने की दीवार भरी हुई है भित्ति चित्रों से। अगर शेखावाटी में कहीं हवेली हो, छोटा सा घर हो, झोपड़ी हो, वहाँ पे भी आप लोगों को चित्र देखने को मिलेंगे। तो इस शैली में भी है ना कुछ भित्ति चित्रों के उदाहरण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो दो जगह हैं। एक तो है अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी, ये याद रखना है आपको, अजारा की ओवरी, ठीक है। और एक जगह है मोती महल। कौन सा? मोती महल, ठीक है भाई साहब। बस दो जगह से कई बार पूछा जा चुका है देवगढ़ शैली के भित्ति चित्रों को उदाहरण कहां से देखने को मिलता है? अजारा की ओवरी और मोती महल। विकास द्वारिकादास रावत चुंडावत के समय इसका विकास हुआ। एक विशेषता और है, ये लिख लिया, आगे चले अपन। तो चलो लिखो, पहले फिर समझाता हूं। इस शैली पर या इस शैली में मारवाड़ प्लस मेवाड़ प्लस ढूंढाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है वैसा। एक चीज अंडरलाइन करने वाली है, क्या? देखो बताता हूं आप लोगों को। एक तो मारवाड़, अपन पढ़े तो मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं रहे, मेवाड़ में आती है नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, ये सब, ठीक है। तो मेवाड़ तो आना ही आना है कि मेवाड़ का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अभी मैं बताया एक गांव का है तो उस गांव का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इस शैली में मारवाड़ का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और खास विशेषता क्या? ढूंढाड़ का प्रभाव, मतलब कुछ चित्र ढूंढाड़ के, कुछ चित्र मेरवाड़ के, कुछ मारवाड़ के, ठीक है। कुछ विशेषताएं, मिली जुली विशेषताएं हैं। कौन सी शैली में? देवगढ़ शैली में। इसलिए ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी शैली कौन सी है जिसमें मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का मिला जुला रूप या समन्वित रूप देखने को मिलता है। वो कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली। याद हो जाएंगी, तीन ही बातें हैं। एक तो विकास, दूसरा भित्ति चित्र शैली के उदाहरण जो कहाँ मिलते हैं? अजारा की ओवरी और मोती महल में। तीसरी विशेषता, तीन चित्र शैलियों की एक साथ विशेषता देखने को मिलती है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। लिख लिया होगा, आगे चले अपन ने, एक बार लो, फिर से देख लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चीजें ज्यादा हार्ड है नहीं, बस अपन ने दिमाग में बैठा रखी है कि चीजें हार्ड हैं। एक बार पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, गंजोड़े की जात की जैसे, और फिर बाद में याद करके खत्म करो मामला। अब आगे चलो, तो आगे एक शैली की बात और करते हैं अपन, कौन सी? चावंड शैली। चावंड शैली, ये चावंड ठिकाना भी कहां पड़ता है?
मेवाड़ में पड़ता है। जब अपन महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तो उन्होंने हल्दी घाटी के बाद में अपनी जो नई राजधानी बनाई थी वो चावंड को बनाई थी, और जब उन्होंने बनाई उसी समय एक चित्रशैली का विकास हुआ, जिसे कौन सी चित्रशैली कहा गया, चावंड चित्रकला कहा गया, चावंड शैली कहा गया। तो इसके बारे में केवल एक ही बात लिखनी है, इस शैली का विकास, इस शैली का विकास, इस शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ, महाराणा प्रताप की सारी बात अपन करेंगे, ठीक है। प्रताप के आगे महाराणा क्यों लगाया जाता है, ठीक है, वो सारी बात अपन बात करेंगे किसमें, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। अभी चित्रकला पढ़ रहे हैं, केवल इतनी सी बात करनी है। चावंड शैली का विकास किन के समय हुआ, महाराणा प्रताप के समय हुआ। याद कर लेना, प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, और जब यहाँ पे अपन MCQ करेंगे तब भी उनमें ये प्रश्न आएगा, चावंड चित्रकला का विकास किसके समय हुआ, महाराणा प्रताप के समय हुआ। लिख लो जल्दी से, धीरे धीरे चल रहे हैं अपने, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। ये मेवाड़ चित्रकला की एक प्रकार से पूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उदयपुर की बात अपन ने कर ली, ठीक है, उदयपुर के बाद में नाथद्वारा की बात अपन ने कर ली, नाथद्वारा के बाद में देवगढ़ की बात कर ली, और अब चावंड की बात कर ली। ये मेवाड़ अपना कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन किसकी, मारवाड़ की बात करेंगे। तो मारवाड़ की बात अपन कल करेंगे। ये लिख लिया ना, हाँ लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मारवाड़ की जो चित्रशैली है इसकी बात अपन कल करेंगे। तो ठीक है, कल मिले, ओके, थैंक यू।